पानी 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 पानी। यूएई अब ईरान द्वारा नागरिकों पर हमलों से तंग आ गया है। इस ऑपरेशन के लिए मिडिल ईस्ट में 4 और एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल हो रहे हैं और हमारे पास ईरान के नए अंतरिम नेता अली लाराजानी हैं, जो सुप्रीम लीडर की हत्या का बदला लेने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या की धमकी दे रहे हैं। चलिए यूएई से शुरू करते हैं। इस युद्ध की शुरुआत से ही ईरान ने यूएई पर 1500 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। सौभाग्य से यूएई रक्षा सेनाओं ने 94% से अधिक प्रक्षेपास्त्रों को सफलतापूर्वक रोका है। फिर भी तथ्य यही है कि ईरान ने यूएई को सबसे ज्यादा निशाना बनाया है और हमारे पास इसके प्रमाण के लिए आंकड़े हैं। ईरान के 40% से अधिक हमले यूएई के खिलाफ हुए हैं, जो दूसरे नंबर के देश इजराइल से दुगुने से भी ज्यादा है। और यह बताना जरूरी है कि इजराइल इस युद्ध में सक्रिय रूप से शामिल है और अब तक यूएई ने ईरान पर हमला करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। इसका मतलब है कि ईरानी आक्रामकता सिर्फ आतंकवादी कृत्य है, क्योंकि वे यूएई में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बना रहे। वे सिर्फ इमारतों पर हमला कर रहे हैं और सड़कों पर गाड़ियों पर हमला कर रहे हैं, बस कुछ भी और सब कुछ जिससे अराजकता फैले। इस क्लिप को देखिए। ट्रैफिक में एक कार को निशाना बनाया गया। और फिर हमारे पास एक फुटेज है जिसमें एक ईरानी ड्रोन बुर्ज खलीफा, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है और वैसे ये एक रिहायशी इमारत है, उसमें जाता हुआ दिख रहा है। ईरान का कहना है कि वे सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, लेकिन वे सड़कों पर गाड़ियों और रिहायशी इमारतों को भी निशाना बना रहे हैं, जिससे उनके असली इरादे दिखते हैं। यह क्लिप देखिए। इसी कारण हफ्ते की शुरुआत में खबरें आईं कि यूएई ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, ताकि ईरानी मिसाइलों और ड्रोन से हमले रोके जा सके। हमें नहीं पता था कि यह कब होगा और वे किसे निशाना बनाएंगे, लेकिन हमें पता था कि इस पर चर्चा हो रही थी। यह 2 मार्च की बात है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेटर सऊदी अरब और यूएई से युद्ध में शामिल होने की अपील कर रहे थे, क्योंकि उन पर हमला हो रहा है और उन्हें जवाब देना होगा। ये सीनेटर लिंडसे ग्राहम हैं। अगर भविष्य में ईरान में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो चाहता हो कि ऐसे लोगों के साथ जो परमाणु हथियार बनाकर हम सभी को मारना नहीं चाहते, अगर भविष्य में ईरान ऐसा हो जो हिजबुल्लाह, हमास और हूथियों का समर्थन नहीं करता, हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। डोनाल्ड जे ट्रंप इस आतंकवादी शासन को गिराएंगे। हमारे पास ईरान में साझेदार होंगे और हम शांति का रास्ता खोलेंगे। ये खुद ठीक नहीं होगा। बाकी सभी राष्ट्रपतियों ने इसके बारे में बात की है कि हम कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप इसे करने की प्रक्रिया में हैं। ऐसा लगता है कि आज हमें कुछ पुष्टि मिल रही है कि यूएई इसमें शामिल हो रहा है और उन्होंने अपनी पहली आक्रामक कार्रवाई की है। खबर इजराइल से है कि वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार यूएई ने ईरान के खिलाफ पहली आक्रामक कार्रवाई करते हुए एक ईरानी लवणीकरण संयंत्र पर हमला किया। अब ये बताना जरूरी है कि यूएई ने इसकी पुष्टि नहीं की है। यहाँ तक कि इजरायली भी कह रहे हैं कि यह हमला छोटा था, सिर्फ ईरान को ये संदेश देने के लिए कि अगर वे यूएई को निशाना बनाते रहे तो यूएई जवाब देने से नहीं डरेगा। आइए इस लवणीकरण संयंत्र पर हुए हमले पर बात करें, क्योंकि इसमें कुछ विरोधाभासी रिपोर्ट्स हैं। अभी हाल ही में हमारे पास ईरानी विदेश मंत्री का दावा आया कि ये अमेरिका था जिसने हस्साम द्वीप पर एक ईरानी लवणीकरण संयंत्र पर हमला किया। इससे 30 गांवों की जल आपूर्ति
प्रभावित हुई। अब अमेरिका ने इसकी पुष्टि नहीं की, ईरान ने इसका कोई सबूत भी नहीं दिया। कई लोगों ने माना कि ये ईरान के बड़े टकराव की तैयारी का बहाना था। उन्होंने अमेरिका पर हमले का आरोप लगाया और मध्य पूर्व में लवणीकरण संयंत्रों पर हमला करने की योजना बनाई ताकि दांव बढ़े। हम जानते हैं कि ईरान इस युद्ध में खुद को बचाना चाहता है। वे खाड़ी के पड़ोसी देशों को आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और इन आतंकी कृत्यों के लिए सार्वजनिक माफी भी मांगते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मध्य पूर्व में अधिकतर रेगिस्तान है, जिससे वहां ताज़ा और पीने योग्य पानी मिलना मुश्किल है। तो मध्य पूर्व के कई देशों में पीने का पानी ज़्यादातर डीसैलिनेशन प्लांट से आता है। ये प्लांट्स मूल रूप से समुद्री पानी, खारे पानी को इंसानों के पीने लायक पानी और शायद दूसरी गतिविधियों के लिए भी पानी में बदल देते हैं। अब कुवैत में 90% पीने का पानी इन प्लांट से आता है, ओमान में 86%, सऊदी अरब में 70% और यूएई में लगभग 40%। उनकी समस्या ये है कि ज़्यादातर पानी एक ही प्लांट से आता है। अगर ईरान इसी प्लांट को निशाना बनाता है तो पानी की सप्लाई का बड़ा हिस्सा खत्म हो जाएगा। और जानते हैं क्या? ईरान ने मिडिल ईस्ट में डीसैलिनेशन प्लांट्स पर हमला शुरू किया। शुरुआत कुवैत से की। कल लगभग 2 घंटे तक IRGC से जुड़ी मीडिया ने बहरीन में डीसैलिनेशन प्लांट्स के नक्शे दिखाए। बहरीन सरकार ने पुष्टि की कि ईरानी ड्रोन हमले ने उनके डीसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया और भौतिक नुकसान हुआ। उसी हमले में ईरान ने बहरीन के एक बड़े होटल को भी निशाना बनाया। उन्होंने कुवैत में एयरपोर्ट के फ्यूल टैंक और सामाजिक सुरक्षा विभाग के बहुमंजिला मुख्यालय को भी निशाना बनाया। कुवैत में इन हमलों से 2 अधिकारियों की मौत हुई। तो साफ है, ईरान अपनी जंग मध्य पूर्वी देशों पर बढ़ा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि यही उसके बचने का एकमात्र रास्ता है। साथ ही वे देख रहे हैं कि अमेरिका और पश्चिमी देश क्या कर रहे हैं। फिर उन्हें लगता है कि मध्य पूर्वी देशों पर जल्दी दबाव बनाना जरूरी है। अब आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी गुजारिश है कि कृपया 1 सेकंड निकालकर नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा दें। ये वाकई में हमें एल्गोरिदम में मदद करता है और हमें ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में सहायता करता है। अब इस बात पर जितना जोर दिया जाए कम है कि पानी, खासकर संयंत्र से आने वाला डीसैलिनेशन पानी, मध्य पूर्व के कई शहरों के लिए कितना अहम है। कई विशेषज्ञों का मानना है, लेकिन ये सिर्फ अनुमान है और अक्सर गलत होते हैं। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर डीसैलिनेशन प्लांट्स न हों तो मध्य पूर्व के ये शहर सचमुच गायब हो जाएंगे। लोगों को भागना पड़ेगा या कहीं और जाना पड़ेगा जहां उन्हें पानी मिल सके। यही इसकी अहमियत है। ईरान ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि ईरानी शासन को लगता है उनका समय खत्म हो रहा है। हाल ही में खबर आई कि अमेरिका एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप मध्य पूर्व भेज रहा है, जिससे यह इराक युद्ध के बाद उसकी सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट कैरियर तैनाती बन गई है। यहाँ और जानकारी है। तीसरा, अमेरिकी नौसेना एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अटलांटिक पार कर ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने को तैयार है। USS जॉर्ज H.W. बुश ने केप पैटरसन तट के पास तैयारी पूरी कर ली है और जल्द तैनात होने की उम्मीद है। इसके पूर्वी भूमध्य सागर की ओर जाने की उम्मीद है क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेरल्ड आर फोर्ड ने गुरुवार को स्वेज नहर पार कर ली है और अब वह लाल सागर में है। कैरियर पर दर्जनों स्ट्राइक फाइटर्स के साथ मिसाइल विध्वंसक भी स्ट्राइक ग्रुप में हैं जो यमन में लक्ष्यों पर हमला कर सकते हैं। अगर हौती विद्रोहियों द्वारा इजरायल या अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग पर हमले शुरू करने के कोई संकेत मिलते हैं, इसका मतलब है कि जल्द ही हमारे पास USS जॉर्ज H.W. बुश, USS जेरल्ड आर फोर्ड और USS अब्राहम लिंकन, ये सभी इस ऑपरेशन के आसपास मौजूद होंगे। इसका मतलब है कि उपलब्ध एयरक्राफ्ट ग्रुप्स में से 75% अब ईरान के लिए तैनात हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जैसा कि आप जानते हैं, सभी एयरक्राफ्ट कैरियर्स एक साथ इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। ये लगभग सभी सैन्य उपकरणों पर लागू होता है। अमेरिका के 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन रखरखाव, छुट्टी, ट्रेनिंग और तैनाती के कारण आमतौर पर सिर्फ 4-5 ही उपयोग में होते हैं। और जो उपलब्ध है उनमें से करीब 75% इसी क्षेत्र में है। साथ ही अन्य देशों के एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी यहां आ रहे हैं। ईरान द्वारा फ्रांसीसी बेस पर हमले के बाद राष्ट्रपति मैक्रो ने एयरक्राफ्ट कैरियर
चार्ल्स डी गॉल को मध्य पूर्व भेजने की घोषणा की। यह भी एक परमाणु संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर है, जैसे अमेरिका के पास है, और यह फ्रांस का इकलौता कैरियर है। यह फैसला हल्के में नहीं लिया गया। अब यह बताना जरूरी है कि फ्रांस ने यह घोषणा नहीं की है कि वे इस ऑपरेशन में आक्रामक रूप से शामिल होंगे, तो ज्यादा संभावना यही है कि कैरियर वहां सिर्फ फ्रांसीसी सहयोगियों की रक्षा के लिए जा रहा है। मूल रूप से वे खाड़ी देश जो फ्रांस के साथ भी काम करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ काम करते हैं। फिर भी यह निश्चित रूप से बहुत बड़ी मदद है, क्योंकि अगर ईरानी जवाबी कार्रवाई जो पहले से ही कम हो रही है उसे और भी कम कर दिया जाए, क्योंकि हमारे पास उस इलाके में ज्यादा ताकत है। इसका मतलब है कि ईरान के ये बातचीत की मेज पर आना और एक उचित परमाणु समझौते पर सहमत होना ज्यादा संभव है, जिससे दुनिया एक सुरक्षित जगह बन जाएगी। अब यूके भी 1-2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने की तैयारी कर रहा है, लेकिन वॉशिंगटन में यह खबर अच्छी नहीं लगी, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पर बयान जारी किया है। ट्रंप बोले, यूनाइटेड किंगडम जो कभी हमारा महान सहयोगी था, शायद सबसे महान, अब अंततः मध्य पूर्व में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। कोई बात नहीं प्रधानमंत्री, अब हमें उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन हम याद रखेंगे, हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो तब युद्ध में शामिल होते हैं जब हम पहले ही जीत चुके होते हैं। अब हम अपना ध्यान ईरान के अंदर की ओर केंद्रित करते हैं। कल हमने बताया था कि ईरानी तेल डिपो पर बड़ा इजरायली हमला हुआ था, जिससे तेहरान और आसपास का मौसम बदल गया। हमारे पास एक नया अपडेट है। तेहरान में CNN रिपोर्टर है जिन्हें ईरानी शासन से रिपोर्टिंग की इजाज़त मिली है, इसलिए रिपोर्ट देखते समय यह ध्यान रखना जरूरी है। जो मैंने देखा उसके आधार पर यह रिपोर्ट्स दिलचस्प है, एक नज़र डालें। तेहरान से यह बताया गया है कि ईरानी तेल डिपो पर इजरायली हमले के बाद सुबह कैसी है। तेहरान आज सुबह इसी नज़ारे के साथ जाग रहा है। शहर के ऊपर का आसमान बहुत घने काले बादलों से ढका हुआ है। आप इसे हर जगह देख सकते हैं। वहाँ शहर का पश्चिमी हिस्सा है और ये शहर का उत्तरी हिस्सा है। आमतौर पर अगर आप उस दिशा में देखें तो आपको एल्बोर्स पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं, लेकिन अब वो सब भी बादलों से ढका हुआ है। ये सब तब हुआ जब कल रात शहर के दक्षिण और पश्चिम में बड़े हवाई हमले हुए, जहां तेल प्रतिष्ठानों और तेल भंडारण सुविधाओं को निशाना बनाया गया। ऐसा लगता है कि शायद एक रिफाइनरी को भी निशाना बनाया गया है। और अब आप देख सकते हैं कि आज सुबह भी आसमान अब भी बहुत काला है। हमने कल आसमान में घना काला धुआं उठता देखा था। शहर के दक्षिण में भीषण आग लगी हुई थी। लेकिन मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ बारिश भी हो रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि बारिश का पानी असल में काला है। ऐसा लगता है कि ये तेल से भरा हुआ है। और फिर अगर हम उधर देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो पानी बह रहा है वो भी काला है। तो यही चीज़ आज सुबह यहाँ गिर रही है। इस तरह की तेल से भरी बारिश जो अभी ईरान की राजधानी में हो रही है, जब हमलों के बाद ये स्थिति बनी है। आज सुबह रिपोर्ट मिली कि ईरान के आसमान में हवाई नियंत्रण लगभग पूरा हो चुका है। मतलब इजरायली और अमेरिकी वायुसेना का ईरानी हवाई क्षेत्र पर पूरी तरह नियंत्रण है और अपनी मर्जी से मिशन चला सकती हैं। आज सुबह एक फुटेज में दिखा कि IDF ने पश्चिमी ईरान के कुर्दिस्तान में पुलिस मुख्यालय पर हमला किया। आप दूसरा धमाका देख सकते हैं। इसका मतलब है कि इस पुलिस स्टेशन में बहुत सारा हथियार जमा किया गया था। क्लिप पर नजर डालिए। अब ठीक कल ही ईरान के वास्तविक नेता अली लारिजानी ने ईरानी मीडिया को 1 घंटे का इंटरव्यू दिया। वह उन सवालों के जवाब दे रहे थे जो सब जानना चाहते हैं। इंटरव्यू के कुछ दिलचस्प हिस्से मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। क्लिप्स दिखाने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए ईरानी नेता कितने डरे हैं। ये इंटरव्यू अंधेरे में रिकॉर्ड हुआ, बैकग्राउंड में कुछ नहीं दिखता। इसका कारण है कि ईरानी नेता नहीं चाहते कि इजरायली या अमेरिकी खुफिया एजेंसियां उनका ठिकाना पता कर उन्हें मार दे। इसीलिए इंटरव्यू पूरी तरह अंधेरे में हुआ था। आप कुछ नहीं देख सकते। पहले इस क्लिप को देखें जिसमें ये नेता राष्ट्रपति ट्रंप को धमकी देता है और कहता है कि ट्रंप को खामनेई की हत्या की कीमत चुकानी होगी। सुनिए।
मिस्टर ट्रंप ने सोचा कि वे वेनेजुएला पर तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। अब वो फंसे हैं, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। उसने हमारे नेता को शहीद कर दिया। हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। उसने हमारे लोगों को शहीद कर दिया। हमारे 1000 से अधिक लोग शहीद हुए। ये आसान नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि ईरान ने 2024 चुनावी सीजन में 2 बार राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या की कोशिश की थी। और मैं सभी को यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि राष्ट्रपति बाइडन, जो उस समय राष्ट्रपति थे जब हमें इस साजिश के बारे में पता चला था, जब FBI ने उन लोगों को उजागर किया था जो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर इसकी योजना बना रहे थे, राष्ट्रपति बाइडन ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि अगर ईरान ऐसी कोई भी कोशिश करता है तो इसका मतलब युद्ध होगा। जब ट्रंप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति थे, तब अमेरिका की यही रुख था। कल्पना कीजिए कि अगर ईरान अभी राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या करने की कोशिश करता है जब वह वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, तो क्या होगा। मुझे लगता है कि यह जरूरी है कि ईरानी शासन इसे ध्यान में रखे। लेकिन फिर भी चलिए अब दूसरे क्लिप्स पर चलते हैं। यहाँ हमारे पास उनका बयान है जिसमें वो बता रहे हैं कि ईरान एक लंबी जंग चाहता है और वे लंबी जंग सिर्फ इसलिए चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अमेरिका छोटी जंग चाहता है और वे बस जंग को जितना हो सके लंबा खींचना चाहते हैं। सुनिए। शुरुआत में अमेरिकियों का मकसद था कि वे ईरान के नेतृत्व और कुछ कमांडरों की हत्या कर ईरान में अफरा तफरी फैलाएं। तो पहला कदम प्रशासनिक और मूल रूप से सरकारी ढांचे को बाधित करना था। अमेरिकियों को लगा था कि यह बहुत जल्दी हो जाएगा। उनकी रणनीति थी कि युद्ध तीव्रता से लड़ा जाए और जल्दी खत्म हो। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ईरानी उन्हें रोकेंगे। अब वे हताश हैं। वे वेनेजुएला जैसा ही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। सोचते हैं कि वे नियंत्रण पा सकते हैं। उन्होंने सोचा था कि सब खत्म हो जाएगा और वे जीत जाएंगे, लेकिन वे फंस गए। उनका मानना था कि ईरान को इतना बड़ा झटका देकर वे लोगों का मनोबल तोड़ सकते हैं और इसके परिणाम स्वरूप देश की सरकारी संरचना को अस्त व्यस्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं हुआ। यह इंटरव्यू घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों दोनों के लिए था, इसलिए हमें यह ध्यान रखना होगा। इसका मतलब है कि हम उनसे यह कहने की उम्मीद नहीं कर सकते कि हम युद्ध में बुरी तरह हार रहे हैं, क्योंकि वे ही वास्तविक नेता हैं। नेताओं से उम्मीद नहीं कर सकते। जमीनी हकीकत देखें, ईरान के पास अपने हवाई क्षेत्र का भी नियंत्रण नहीं है। कल हमने कवर किया था कि अमेरिकी जेट्स को ईरानी हवाई क्षेत्र में पर्शियन गल्फ के ऊपर हवा में ही ईंधन दिया जा रहा है। यह दिखाता है कि वे मानते हैं ईरान अमेरिकी जेट्स व बॉम्बर्स गिराने में सक्षम नहीं है। और ये मत भूलिए, इस युद्ध की पहली स्ट्राइक में ईरानी नेता मारे गए थे। ईरान की लीडरशिप इस समय छुपी हुई है। वे एक साथ मिलने से डर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इससे एक और हमले का बहुत अच्छा मौका मिल सकता है। तो ये एक ऐसा देश है जो साफ तौर पर युद्ध हार रहा है, लेकिन जाहिर है वे इंटरव्यू में ये नहीं कह सकते। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। एक और बात ध्यान रखने वाली है कि ईरानी राष्ट्रपति ने कल सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी, जानते हो? यह इंटरव्यू अली लारिजानी ने राष्ट्रपति द्वारा माफी जारी करने के तुरंत बाद दिया था। इस इंटरव्यू में वो ईरानी राष्ट्रपति के संदेश पर तंज करते हैं और कहते हैं कि ईरान के हमले नहीं रुकेंगे। और यह स्पष्ट करना भी जरूरी है कि इस व्यक्ति के पास मौजूदा शासन में शायद ईरानी राष्ट्रपति से ज्यादा ताकत है, इसलिए उसके शब्द ईरानी राष्ट्रपति के शब्दों से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इस्लामिक रिपब्लिक जो हमले करता है वे लगातार जारी रहेंगे। हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। उन्हें नहीं सोचना चाहिए कि हम अमेरिका को यह मामला आसानी से रफा दफा करने देंगे और कहने देंगे कि हमने हमला किया। आइए आगे बढ़ें और इसे साफ करें। चीजें तभी सुलझ सकती हैं जब वे समझें कि अब उनके पास ईरान का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है और जब वे ईरानी लोगों को उनके नुकसान की भरपाई करें। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो गड़बड़ उन्होंने पैदा की है उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपने ईरान के नेता की हत्या कर दी। यह पूरी तरह से अभूतपूर्व है। इसकी कीमत कम नहीं है। हम इसे ऐसे ही नहीं जाने देंगे। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उनका दावा है कि उन्होंने ईरान की मिसाइल क्षमताएं नष्ट कर दी हैं। आप इन रिपोर्ट्स का मूल्यांकन कैसे करेंगे?
तो फिर ये हमले कहां से आ रहे हैं? ये तो बस उनकी ख्वाहिशें हैं। तो सैकड़ों मिसाइलें रोजाना लगातार उन पर गिर रही हैं। वो कहां से आ रही हैं? उनकी एक गलत धारणा है। भगवान का शुक्र है, हमारे मिसाइल भंडार पूरी तरह चालू हैं और बेहतरीन रणनीति से प्रबंधित हो रहे हैं। फिर इंटरव्यू के बाद वो ट्विटर पर जाता है और ये चीज पोस्ट करता है, मूल रूप से ये कहते हुए कि ईरानी वायु रक्षा ने अभी अभी एक अमेरिकी जेट को गिरा दिया है। मतलब उसने सीधे नहीं कहा, लेकिन इशारों में यही था। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखें तो जो जेट वो वीडियो में दिखाता है वो एक MiG-29 है। मुझे याद नहीं कि अमेरिकी या इजरायली वायुसेना ने कभी MiG-29 उड़ाया हो। वे सिर्फ पश्चिमी जेट उड़ाते हैं। लगता है ईरानी नेता ने सिर्फ ईरानी जेट गिरने का वीडियो साझा किया। यही इस युद्ध की असलियत है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने सुना है कि अमेरिकी सैनिक बंदी बनाए गए हैं। अब उनके पास इस दावे का कोई सबूत नहीं था, न तस्वीरें न वीडियो। लेकिन चिंता न करें, हमारे पास ईरानी अकाउंट्स की साझा की गई तस्वीरें थी। आप खुद देख सकते हैं, ये रही तस्वीरें। उस अकाउंट ने तो ये भी दावा किया कि ये डेल्टा फोर्सेस है जिन्होंने निकोलस मादुरो को पकड़ा था। लेकिन ईरान में उन्हें खुद पकड़ लिया गया, क्योंकि ईरान वेनेजुएला नहीं है। अगर आप तस्वीरों से नहीं समझे तो ये साफ AI है। तस्वीर के नीचे दाईं ओर देखें, वो गूगल जेमिनी का लोगो है, जो एक AI ऐप है जिसमें आप बस कुछ शब्द टाइप करते हैं कि आपको कैसी तस्वीर चाहिए, और ये ऐप हवा में से ही वो तस्वीर बना देता है, चाहे वो तस्वीर असलियत से मेल खाती हो या नहीं। अब ईरानियों ने उन सैनिकों के सबूत देने की कोशिश की है जिनके बारे में वे दावा करते हैं कि उन्होंने उन्हें पकड़ लिया है, लेकिन यही एकमात्र सबूत है जो उन्होंने दिया है। एक बार फिर ये साबित करता है कि ईरान की प्रोपेगेंडा क्षमता उनकी असली सैन्य क्षमता से कहीं ज्यादा मजबूत है।